नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 6 वालों के लिए मेजर 14 हिंदी का VBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। दोस्तों तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले आपका एग्जाम कैसे गया ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का कि प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा एवं विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और चांसेस है ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आखिर प्रयोजन मूलक हिंदी क्या होता है ना, तभी आपको आगे समझ आएगा। तो इसका आंसर देखते हैं। बोल रहा प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य या प्रयुक्ति, यानी किसी खास उद्देश्य के लिए जो लेख लिखा जाए, जो पत्र लिखा जाए, उसे ही जो है कहते हैं प्रयोजन मूलक पत्र या प्रयोजन मूलक हिंदी, ठीक है। जैसे कि देखिए, जब हिंदी भाषा का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है तो उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। यह हिंदी का वह रूप है जो केवल साहित्यिक सौंदर्य और भावनात्मक अभिव्यक्ति तक सीमित न रहकर व्यवहारिक जीवन, सरकारी कार्य, शिक्षा, व्यवसाय, तकनीकी, पत्रकारिता, विज्ञान एवं प्रशासन जैसे क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो प्रयोजन मूलक हिंदी है वो ऐसा हिंदी भाषा है जो कि किसी विशेष या खास चीज़ों के लिए, खास उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सिर्फ जो है साहित्य और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए नहीं रहकर साथ ही साथ ये जो है व्यवहारिक जीवन, सरकारी काम में, शिक्षा में, व्यवसाय में, तकनीकी में, पत्रकारिता और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। इसका दूसरे शब्दों में सबसे तो बोल रहा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी वह है जो स्पष्ट, संक्षिप्त, सरल, प्रभावशाली और उपयोगी हो। इसका मुख्य उद्देश्य सूचना का आदान प्रदान करना तथा किसी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराना है। तो ये है दोस्तों हम लोग का प्रयोजन मूलक हिंदी। तो आप समझ चुके होंगे प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है। चलिए आप देखते हैं नीचे बोल रहा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा। तो देखिए, बोल रहा है प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य भाषा के उस स्वरूप से है जिसका उपयोग किसी विशेष कार्य या फिर किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। यह किसी भी भाषा का वह रूप है जिसे व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गतिशील रहने और सामाजिक, व्यावसायिक एवं तकनीकी कार्यों को संपन्न करने के लिए उपयोग करता है या फिर अपनाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूप देखेंगे, बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, ठीक है, जो कि उपयोग के हिसाब से इसे विभाजित किया गया। पहला हो गया सरकारी कामकाज। तो सरकारी कामकाज के हिसाब से इसको जो है उपयोग किया गया। राजभाषा और उसके संबंधित कार्यों में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग होता है। दूसरा हो गया प्रशासनिक क्षेत्र में, विभिन्न कार्यालय, विभाग हो गया, किसी संस्था हो गया, पत्रचार या फिर पत्रकार बोल सकते हैं, निर्देश हो गया, संदेश वगैरह, इन सभी का आदान प्रदान के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्रशासनिक क्षेत्र में। तो ये है दूसरा। आगे हम लोग का तीसरा है दोस्तों, बोला विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में जटिल अवधारणा को समझने और संवाद करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। किसका? प्रयोजन मूलक हिंदी का। आगे हम लोग का चौथा है दोस्तों, संचार के माध्यम के लिए, जैसे पत्रकारिता हो गया, रेडियो हो गया, दूरदर्शन और चलचित्र जैसे माध्यमों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा है व्यापार, वाणिज्य, प्रतिष्ठानों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवाद के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी का। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों कि आखिर प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं क्या है। हमने देख लिया इसका प्रकार, प्रयोजन मूलक हिंदी भी समझ लिए, इसका विशेषता देखते हैं आखिर क्या विशेषताएं हैं इसमें। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं नीचे निम्नलिखित दी गई है। पहला हो गया कि वैज्ञानिकता और पारिभाषिक शब्दावली। बोल रहा है कि यह शब्दावली वस्तु के कार्य कारण संबंध के आधार पर बनती है और इसमें वैज्ञानिकता होती है। दूसरा हो गया कि प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन मूलक शब्दों में वैज्ञानिक तत्वों के समान सार्वभौमिकता पाई जाती है। तो ये हो गया दोस्तों पहला हम लोग का। इसमें है दूसरा दोस्तों अनुप्रयुक्ता, यानी कि हिंदी के उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, सामाजिक शब्द हो गया, इस सभी की बहुलता के कारण इसकी शब्दावली में अर्थ स्पष्ट करने की स्वाभाविक क्षमता होती है, जिससे इसका अनुप्रयोग सहज होता है। तो ये तीसरा है वाच्य प्रधानता, यानी ज्ञान, विज्ञान के विविध क्षेत्रों में उसके अर्थ को स्पष्ट करने
विशिष्ट पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे जो है अर्थ की भांति नहीं होती। तो ये इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एकार्थ ठीक है, एकार्थर्था बोलता है प्रयोजन मूलक हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द एक ही अर्थ प्रयुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो देखिए बोल रहा है जनरल शब्द के लिए अंग्रेजी में सामान्य और विशिष्ट दोनों अर्थ हैं, जबकि प्रयोजन मूलक हिंदी में महाप्रबंधक और सामान्य ज्ञान जैसे अलग अलग शब्द हैं। तो ये है प्रयोजन मूलक हिंदी में अंतर, ठीक है। तो ये एक उदाहरण के तौर पर समझाया गया है, समझा दिए हैं। पांचवा हो जाता है, बोल रहा है सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वो सरल और स्पष्ट होना जरूरी है। इसका एक बहुत बड़ा गुण है ये। आगे छठा है, बोल रहा है कि सामाजिकता। प्रयोजन मूलक हिंदी का सामाजिक गुण यह है कि मनुष्य की मानवीय और विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं से जुड़कर उसके सामाजिक क्रियाकलापों से को संचालित करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इसकी विशेषताएं हैं प्रयोजन मूलक हिंदी की। सातवां हो गया अनुकूलनशीलता यानी शब्द ग्रहण शक्ति। प्रयोजन मूलक हिंदी में विभिन्न भाषाओं जैसे कि भारतीय और पश्चिमी भाषाएं के शब्दों को ग्रहण करने की अद्भुत शक्ति है, जिसके आवश्यकता अनुसार अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाला जाता है। तो ये भी इसकी एक खास बातें हैं। आठवां हो गया साधन रूपी प्रकृति। यह भाषा अपने आप में लक्ष्य नहीं है बल्कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है, प्रयोजन मूलक हिंदी। अब इसका थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष बोल रहा है कि संक्षेप में प्रयोजन मूलक हिंदी एक ऐसी कामकाजी या व्यवहारिक हिंदी है जिसका उपयोग जीवन की विशेष एवं विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाता है। यह न केवल प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्र में संवाद के लिए आवश्यक है बल्कि यह भारतीय समाज और तकनीक प्रगति में हिंदी के महत्व को स्थापित करने में भी सहायक है। तो ये था दोस्तों हम लोग का प्रयोजन मूलक हिंदी की हर एक चीज़। हमने इसकी परिभाषा देखा, इसकी विशेषताएं देखे, इसके अवधारणा देखे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग समझेंगे। बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन कि कार्यालयीन हिंदी का महत्व, स्वरूप एवं इसके अनुवाद की समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। कार्यालयीन हिंदी हो या फिर कार्यालयी हिंदी, ठीक है, दोनों एक ही होता है। चलिए हम लोग समझते हैं अच्छा से। बोल रहा है आंसर में कि कार्यालयी हिंदी सरकारी, वाणिज्यिक और प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग होने वाला एक औपचारिक और व्यवहारिक भाषा है, जिसका उद्देश्य संचार को सुगम बनाना तथा आम जनता तक पहुंच को बढ़ाना है। इसके स्वरूप में स्पष्टता, संक्षिप्तता, व्यावसायिक शब्दावली और तकनीकी सटीकता शामिल है। इसके महत्व में शासन को नागरिक के करीब लाना और राष्ट्र के विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है। कार्यालयी हिंदी अनुवाद की मुख्य समस्याएं हैं शब्दावली को भिन्नता, शाब्दिक अनुवाद का खतरा और सांस्कृतिक एवं तकनीकी भिन्नताओं को समझना। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। बोल रहा है कि जो कार्यालयीन हिंदी है वो मुख्य रूप से जो है किसी सरकारी काम में, वाणिज्य काम में और प्रशासनिक कामों में इसका उपयोग किया जाता है, औपचारिक तौर पर या फिर व्यवहारिक भाषा के तौर पर, ठीक है। इसका उद्देश्य सबसे अच्छा रहता है कि सुगम यानी कोई भी संचार का जो माध्यम उसे सुगम और आम जनता तक पहुंच को बढ़ाना, ताकि लोगों को जो है स्पष्ट, संक्षिप्त और व्यवहारिक शब्द के साथ तकनीकी सटीकता से समझ आए, ठीक है। इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है, किसमें, शासन प्रणाली में भी है, ठीक है, ताकि शासक और नागरिक को करीब लाना, राष्ट्र का विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। फिर है इसका अनुवाद की मुख्य समस्या क्या होती है, तो शब्दावली की भिन्नता होती है, शाब्दिक अनुवाद का खतरा इसमें होता है, सांस्कृतिक और तकनीकी भिन्नता का खतरा होता है। तो ये सब चीज़ है कार्यालयी हिंदी के बारे में। अब है कार्यालयी हिंदी का महत्व देखेंगे हम लोग एक एक करके। पहला हो जाता है कि आम जनता तक पहुँच। कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य सरकारी नीतियों, आदेशों और सूचनाओं को आम जनता तक सरल और स्पष्ट रूप में पहुंचाया जाता है या फिर पहुंचाने का काम किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। दूसरा महत्व हो जाता है प्रशासनिक सुगमता। यह प्रशासन और आम नागरिक के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है, जिससे प्रक्रिया को समझना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा इसकी सबसे बड़ी मुख्य महत्व है। तीसरा हो जाता है दोस्तों कि राष्ट्रीय एकता। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होने के कारण इसका प्रयोग
राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ लोग हिंदी समझते हैं वहाँ के लिए और भी ज़्यादा ये जो है अच्छा है। ठीक है, आगे हो जाता है चौथा दोस्तों, कार्य क्षमता में वृद्धि। सभी कर्मचारियों के लिए एक सम्मान और समझने योग्य भाषा होने से कार्यालयों की कार्य क्षमता बढ़ती है और टीम वर्क में सुधार होता है। तो ये भी कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। तो ये था दोस्तों। पांचवा है सांस्कृतिक सम्मान। अनुवाद के माध्यम से कार्यालयी हिंदी स्थानीय संस्कृति और संदर्भ का सम्मान करती है, जिससे विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग जुड़े रहते हैं, आपस में जो है जुड़े रहते हैं। तो ये इसकी मुख्य महत्व था दोस्तों किसका, कार्यालयी हिंदी का। अब कार्यालयी हिंदी का स्वरूप भी देखेंगे हम लोग एक एक करके। तो पहला स्वरूप हो जाता है औपचारिक भाषा। यह एक औपचारिक भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी, प्रशासनिक और व्यावसायिक संदर्भों में होता है। ठीक है, तो ये इसका सबसे पहला हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों अस्पष्टता और संक्षिप्तता। कार्यालयी हिंदी में भाषा सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होती है, जिससे अनावश्यक बातों से बचा जा सकता है, यानी बेकार की बातों से जो है बचा जा सकता है। जो जरूरी है सिर्फ वही होता है। तीसरा है दोस्तों तकनीकी शब्दावली। इसमें विषय वस्तु की सटीकता के लिए तकनीकी और परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, बोल रहा है कि निर्वैविक्त शैली यानी सामान्य हिंदी के विपरीत कार्यालयी हिंदी में व्यक्तिगत भावनाएं नहीं होती और यह पूर्णतः निर्वित यानी निस्वार्थ होता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, यानी जैसे नॉर्मल हिंदी आप देखिएगा इसका जस्ट विपरीत मतलब अपोजिट होता है कार्यालयी हिंदी। इसमें कोई भी व्यक्तिगत भावना नहीं है, जो भी रहता है वो निस्वार्थ रूप से रहता है। ठीक है, तो ये है इसकी खास बात। आगे पांचवा है दोस्तों, बोल रहा है कि व्यावसायिक शब्दावली और प्रारूप। इसमें व्यावसायिक शब्दावली एक परिष्कृत परिचय और यथावर्ती लेखन शैली का प्रयोग किया जाता है, यानी व्यावसायिक शब्दावली और प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब था इसका। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों कि अनुवाद की समस्या। बहुत सारा चीज़ है जो इसमें दिक्कत आता है। तो चलिए, तो इसमें अनुवाद की समस्या भी आती है कई बार। तो देखिए शब्दावली की भिन्नता आती है। जैसे आप समझ लीजिए कि प्रशासनिक और वैज्ञानिक शब्दावली अक्सर अंग्रेजी में प्रभावित होते हैं और इसका हिंदी में सही अनुवाद कठिन होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा जो है अनुवाद में समस्या जो आती है ये हो गया। दूसरा समस्या आता है शाब्दिक अनुवाद से बचना। तकनीकी या विविध दस्तावेजों का सीधा शाब्दिक अनुवाद करने से अर्थ बदल सकता है, इसलिए संविधिक ना होने पर सरल और प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग आवश्यक है। तो ये भी इसकी एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज। ठीक है, तीसरा हो गया दोस्तों, बोल रहा है कि सांस्कृतिक और तकनीकी बारीकियां केवल शब्दों का अनुवाद पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक संदर्भों और तकनीकी बारीकियों को भी समझना पड़ता है, जो अनुवाद को जटिल बना देता है। तो ये भी एक इसकी समस्या में से एक है। चौथा है दोस्तों, भाषा की अपनी सीमाएं होती है। कुछ अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में सटीक अनुवाद संभव नहीं होता है। ऐसे में उन शब्दों का देवनागरी लिपि में लिखकर या तिद्यतरण करके प्रयोग किया जाता है, ताकि जो है ये जो है कठिन ना हो। तो ये है। पांचवा है दोस्तों, अधिकारियों की मानसिकता। कई बार अधिकारी अंग्रेजी को अधिक महत्व देते हैं और उन्हें हिंदी के माध्यम से कार्य करने में कठिनाई का अनुभव होता है। तो ये सब समस्याएं आती है अनुवाद की। ठीक है, अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे ताकि आपका जो भी डिटेल है वो समझ आ जाएगा। बोल रहा है कार्यालयी हिंदी आधुनिक प्रशासन और जनसंचार का एक अनिवार्य अंग है। इसका सरलीकरण, स्पष्टता और व्यापकता इसे आम जनता के लिए अत्यंत उपयोगी बनाती है। दोस्तों ये हमने देखा कार्यालयी हिंदी के बारे में हर एक चीज़ देखा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। बोला पत्र लेखन के प्रकार बताइए और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको प्रकार में लेना है सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र। तो ये सब भी आपको जो है इंक्लूड कर लेना है, वो दिया गया है। तो चलिए आंसर समझते हैं। पूरा पत्र लेखन मानव जीवन का एक अनिवार्य साधन है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। यह विचारों को, भावनाओं को, सूचनाओं को एक व्यक्ति से लेकर दूसरों व्यक्ति तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। आधुनिक संचार होने के बावजूद जो है
पत्र का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। देखिए आधुनिक साधन मोबाइल वगैरह भी हो गया है, फिर भी इसका महत्व आज भी कम नहीं है। विशेषकर सरकारी कामों में, व्यावसायिक लेन-देन और औपचारिक संचार में जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा काम है और इसे मुख्यतः 2 भागों में बाँटा गया है। एक हो गया व्यक्तिगत पत्र और औपचारिक पत्र, ठीक है। व्यक्तिगत पत्र इसको अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और व्यावसायिक पत्र आते हैं। चलिए एक-एक करके हम लोग देखते हैं। निजी पत्र, व्यक्तिगत पत्र तो आपको पता है, जो खुद के या खुद के रिश्तेदारों के लिए या फिर भाई बहन माता पिता के लिए लिखा जाओ वो, तो उसे हम नहीं पढ़ते, ठीक है। आगे देखते हैं सरकारी पत्र के बारे में। तो सरकारी पत्र की परिभाषा हम लोग देखेंगे, एक एक करके हर एक चीज़ देखेंगे, परिभाषा, उद्देश्य, ठीक है। तो परिभाषा बोल रहा है कि यह किसी सरकारी कार्यालय से किसी अन्य सरकारी कार्यालय को सरकार के नियमों, नीतियों या निर्णय से संबंधित किसी अधिकारी विषय पर भेजा जाने वाला औपचारिक पत्र है। यानी यह जो पत्र है दोस्तों, एक कार्यालय से दूसरा सरकारी कार्यालय तक भेजा जाता है। उसमें या तो कोई नियम बताया जा रहा हो, नीति बताया जा रहा हो या फिर कोई डिसीजन लेने की संबंधित किसी भी अधिकारी पत्र हो सकता है। तो ये है इसकी भाषा, परिभाषा, ठीक है, सरकारी पत्र का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों ये किया जाता है? तो देखिए इसका उद्देश्य है सरकारी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सरकारी नीतियों को स्पष्ट करना या किसी सरकारी मामले पर निर्देश जारी करना। तो ये सब कारण से, ये सब उद्देश्य से जो है ये सरकारी पत्र लिखा जाता है। आगे हो गया इसकी भाषा शैली देखा जाए तो सरकारी पत्रों की भाषा शैली अत्यंत औपचारिक और आधिकारिक होती है, ठीक है। ये नॉर्मल से थोड़ा सा हटके होता है। इसका प्रारूप देखते हैं, यानी कि आखिर जो है पत्र कैसा होता है। तो सबसे पहले ऊपर में लिखा रहता है आपका पत्र संख्या, स्थान और दिनांक पत्र के ऊपरी भाग में बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आपको मिलता है प्रेरक का नाम और पता, यानी भेजने वाले कार्यालय का नाम, पता और पद लिखा जाता है कि जैसे हम भेज रहे हैं तो मेरा ये कार्यालय है, हम यहाँ से भेज रहे हैं और मेरा ये पद है, ठीक है। फिर है प्राप्त करने वाला, यानी कि प्रोनीति का नाम और पता, यानी जिसे आप भेजना चाहते हैं उसका नाम, उसका अधिकारी का अगर कोई पद है तो वो उसका नाम, उसका पता लिखना है तो ये लिखा जाता है, ठीक है। फिर होता है उसका विषय दोस्तों, यानी विषय किस विषय में लिखा जा रहा है, तो पत्र के मुख्य बिंदु को संक्षेप में लिखा जाता है। फिर संबोधन, औपचारिक संबोधन जैसे कि महोदय, महाशय, ये सब उपयोग किया जाता है। फिर है कलेवर, जिसको मुख्य भाग बोलते हैं। मुख्य विषय को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। फिर है अधोलेख, भाव दिए और आपका जैसे औपचारिक शब्द का प्रयोग करके ये जो है लिखा जाता है, अधोलेख। फिर हो गया हस्ताक्षर, नीचे प्रेषक अधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम लिखा होता है ताकि जो है क्या हो, ताकि उसे पता चल सके आखिर किसने लिखा, ठीक है। तो ये रहता है इसका प्रारूप दोस्तों, किसका, तो सरकारी पत्र का, ठीक है। उसका परिभाषा देखे, उसका उद्देश्य देखे, उसका प्रारूप देखे और उसका उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन रहे ही ना। तो उदाहरण के तौर पर हमने लिया है, किसी विभाग द्वारा दूसरे विभाग को किसी योजना के बारे में जानकारी भेजने के लिए लिखा गया पत्र, ठीक है। किसी नीति की जानकारी हो गया, किसी खास चीज़ों की जानकारी के लिए। फिर है अर्ध सरकारी पत्र, यानी कि यह कौन सा पत्र होता है, तो चलिए देखते परिभाषा इसका। बोल रहा है यह एक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपने व्यक्तिगत नाम से दूसरे अधिकारी को सरकारी कार्य के उद्देश्य के लिए लिखा गया पत्र, यानी कि ये भी सरकारी कामों के लिए ही यूज होता है, लेकिन ये जो है अर्ध सरकारी इसलिए कहा गया है जिसमें कोई सरकारी अधिकारी, ठीक है, अपना व्यक्तिगत रूप से अपना पर्सनल कुछ बातों को लेके किसी बड़े सरकारी को या फिर किसी दूसरे अधिकारी को सरकारी काम के लिए या फिर सरकारी कार्य के उद्देश्य के लिए लिखा गया पत्र को जो है अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं। यानी इसमें सरकारी कामों से रिलेटेड बातें नहीं होती, इसमें अपना खुद का व्यक्तिगत रूप से कुछ पर्सनल डिसीजन या फिर कुछ चीज़ें लिखी जाती है किसी बड़े अधिकारी या फिर दूसरे अधिकारी को। तो ये था, ठीक है। इसका उद्देश्य देख लेते तो बोल रहा है कि यह पत्र किसी कार्य पर विशेष ध्यान दिलाने, किसी सूचना को प्राप्त करने में तेजी लाने, सलाह मशविरा करने या स्पष्टीकरण मांगने के लिए लिखा जाता है जब अन्य माध्यमों से वंचित परिणाम नहीं मिलता। अब मान लीजिए आपका देखिए VBU, ठीक है, सेमेस्टर 6 वगैरह का कोई एग्ज़ाम वगैरह अच्छे से नहीं दे रहा तो UGC जो है, ठीक है, जो UGC जो है वो पत्र लिख सकता है VBU को। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये था दोस्तों। आगे भाषा शैली, भाषा शैली इसकी होती है जो
आत्मीयता पूर्ण होती है, मैत्री भाव से युक्त होती है। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, यानी मैं, यानी अपना, कोई सरकारी कार्यालय के द्वारा नहीं लिखा जाता है। प्रारूप इसका देखिएगा तो प्रारूप है प्रेषक का नाम, यानी कि पद और पता इसका ऊपर के बाईं तरफ ये लिखा जाता है। फिर प्रेषिता का पद, पता और नाम, तो यानी कि ये जो है पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। संबोधन के रूप में प्रिय श्री, श्रीमान, प्रिय महोदय आदि का प्रयोग करके संबोधन किया जाता है। आगे है अधोलेख। अधोलेख यानी हस्ताक्षर के पूर्व जो है दाईं और साधवीं आपका, भाविये, भावदीये आदि लिखा जाता है, ताकि पता चले, जैसे लिखते हैं ना आपका मतलब आपका नाम अपना लिख देते हैं, फिर लिख देते पोस्ट का नाम, अपना पता वगैरह नीचे लिखते हैं ना। विशेषता इसकी है कि ये पत्र सीधे संबंधित अधिकारी को भेजे जाते हैं और किसी भी कर्मचारी द्वारा खोले नहीं जाते हैं, डायरेक्ट उसे ही खोलने की इजाज़त है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हमने एक लिया है, बोल रहा है किसी अधिकारी द्वारा किसी अन्य सरकारी अधिकारी को किसी महत्वपूर्ण फाइल पर कार्यवाही जल्दी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से लिखा गया पत्र, तो ये है अर्ध सरकारी पत्र। अब हम लोग देखेंगे व्यावसायिक पत्र। तो ये क्या होता है दोस्तों, परिभाषा देखिए, बोल रहा है कि यह किसी व्यवसाय या व्यावसायिक संगठन के हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दूसरे व्यक्ति या संस्था को लिखे जाने वाला औपचारिक पत्र है। ये समझ लीजिए एक कंपनी से दूसरा कंपनी को, या फिर किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की कंपनी को भी ये पत्र लिखा जाता है, वो हो गया औपचारिक पत्र। ये है व्यावसायिक पत्र, जो कि एक औपचारिक पत्र का रूप है। उद्देश्य इसका देख लीजिए, तो बोल रहा है कि यह माल या फिर कोई सेवा वगैरह पूछ लीजिए, उसकी जानकारी के लिए, आदेश देने के लिए, शिकायत दर्ज करने के लिए, बिक्री की बढ़ावा देने या फिर अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित हो सकता है। ये इसका उद्देश्य ये है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, बोल रहा है इसका भाषा शैली। तो भाषा शैली जो होता है, व्यावसायिक पत्रों की भाषा शैली स्पष्ट, संक्षिप्त और पेशेवर होती है। तो ये सब हमने देख लिया पत्र वगैरह लेखन के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं इसका थोड़ा सा निष्कर्ष। बोल रहा है पत्र लेखन संचार का एक बहुत ही उपयोगी साधन है, जिसमें सरकारी काम आते हैं, अर्ध सरकारी काम होते हैं, व्यावसायिक पत्र होते हैं। ये अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग पत्र लिखे जाते हैं। इनसे जो है प्रशासनिक, सामाजिक और व्यावसायिक कार्य जो है सुचारू रूप से चलते हैं, अच्छे तरीके से चलते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पत्र लेखन, आज के ज़माने में भी, है ना। तो ये था दोस्तों हमारा पत्र लेखन से रिलेटेड हर एक डिटेल हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे नीचे, बोल रहा है कि जन संचार माध्यमों के लिए लेखन का महत्व और स्वरूप स्पष्ट कीजिए। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आंसर हम लोग समझते हैं। तो आंसर है, बोला है कि जन संचार का माध्यम के लिए लेखन महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेखन यानी पत्र लेखन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो देखिए, यह सूचना, मनोरंजन और शिक्षा का प्रदान करता है, समाज में जागरूक फैलाता है और विचारों का आदान प्रदान संभव बनाता है। इसके स्वरूप में विभिन्न माध्यमों के अनुसार परिवर्तन आता है। मौद्रिक माध्यमों के लिए स्वामित्व, पूर्ण अवलोकन और चिंतन का महत्व है, जबकि रेडियो और संक्षिप्तता व स्पष्टता आवश्यक है। रेडियो और टीवी के लिए लेखन श्रोता या दर्शक के लिए तत्कालिक अनुभव को ध्यान में रखकर किया जाता है। वही इंटरनेट पत्रकारिता में गति और व्यापक पहुंच के लिए छोटे वाक्य और मल्टीमीडिया का प्रभावी होता है। चलिए अब समझते हैं। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जनसंचार का माध्यम जो है वो जो है लेखन, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे सूचना, मनोरंजन, शिक्षा का प्रदान करना, समाज में जागरूक फैलाना और बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान करना इससे संभव बन पाता है। इसके स्वरूप में देखा जाए तो बहुत सारे स्वरूप हैं। ठीक है, स्वरूप जो है माध्यम के अनुसार परिवर्तन आते रहता है, जैसे कि मौद्रिक माध्यमों के लिए स्थायित्व, पूर्ण अवलोकन और चिंतन का महत्व है। जबकि रेडियो वगैरह जो है वो संक्षिप्त तो होता है, लेकिन जो है रेडियो, टीवी वगैरह श्रोता और दर्शक के लिए एक टेम्परोरी अनुभव का ध्यान में रखकर किया जाता है। वही इंटरनेट भी जो है पत्रकारिता में गति और व्यापक पहुंच के लिए छोटे वाक्य में मल्टीमीडिया का प्रयोग प्रभावी होता है। तो देखिए थोड़ा नीचे हम लोग देखते हैं, बोल रहा है जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन का क्या महत्व है। तो सूचना और ज्ञान का प्रसार करना। सबसे पहले जन संचार माध्यम लेखन के माध्यम से सूचना हो गया, घटना हो गया और ज्ञान के बड़े जन समूह तक पहुंचाने में
जिससे समाज में जागरूकता फैलती है। यानी जनसंचार का माध्यम है, जैसे कि आपका जो भी माध्यम हो, ठीक है, उन सभी में लेखन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इससे सूचना, कोई घटना, किसी ज्ञान की बड़ी जानकारी को बहुत बड़े समूह तक बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंचाया जा सकता है, जिससे समाज में जागरूकता फैलती है दोस्तों, ठीक है। अब हो गया दोस्तों जागरूकता और तैयारी। यह मीडिया लेखनों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। मीडिया लेखनों का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वे जनता को महत्वपूर्ण समाचारों, मौसम पूर्ण अनुमान यानी मौसम आने से पहले का अनुमान और आने वाली आपदाओं से आगाह करना ताकि वे बेहतर तैयारी कर सके। जागरूकता और तैयारी में ये हो गया, जैसे कोई सारी मीडिया, ठीक है, उसमें लेख लिखने के माध्यम से, लेख के जरिए से कोई समाचार बताया जाता है, कोई मौसम, आने वाले मौसम के बारे में बताया जाता है, आने वाली आपदाओं से आगाह किया जाता है ताकि वो बेहतर तैयारी कर सके और जो है वो जागरूक हो सके, ठीक है। फिर है सामाजिक सहयोग भी इससे होता है। कैसे? विभिन्न जनजातियों, समुदायों और सांस्कृतिक के बीच आपसी समझ और सहयोग बनाने में जनसंचार माध्यम सहायक होते हैं, जो साझा ज्ञान प्रदान करने वाला संभव होता है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत सारी जनजातियाँ, समुदाय वगैरह, उसको आपसी में समझ और सहयोग बनाने में जो है जनसंचार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जिससे जो है आपस में ये ज्ञान का आदान प्रदान करना भी संभव हो पाता है। तो ये सामाजिक सहयोग है। अभिव्यक्ति और विचार विमर्श बोल रहा है, यह लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने और सार्वजनिक विमर्श में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है, जो एक जीवंत समाज के लिए आवश्यक है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका। फिर है मनोरंजन और शिक्षा। जनसंचार माध्यमों का उद्देश्य केवल जानकारी देना ही नहीं, बल्कि लोगों को मनोरंजन करना भी है और शिक्षित करना भी है। ये तो जानकारी देता है, समाचार देता है, ठीक है, उसके साथ साथ मनोरंजन भी करना है और इसे शिक्षित भी होया जाता है, ठीक है, किया जाता है। तो ये होता है। आगे दोस्तों जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन का स्वरूप क्या है? तो पहला हो गया मुद्रित माध्यम। मुद्रित यानी कि जैसे हो गया समाचार पत्र, पत्रिकाएं। तो अस्थायित्व, छपे हुए शब्दों को अस्थायित्व होता है, जिससे पाठक उन्हें बार बार पढ़ सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात हो सकती है। दूसरा हो गया चिंतन और विश्लेषण। यह गंभीर और क्रूड विषयों को लेखन के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि पाठकों के पास सोचने का समय और योग्यता होती है। तो ये भी सबसे अच्छी बात है। फिर है सटीकता और शुद्धि। छपने से पहले गलतियों को सुधारना आवश्यक है, क्योंकि प्रकाशन के बाद त्रुटियों को दूर करना मुश्किल होता है। तो ये भी एक चीज़ है। आगे हो गया रेडियो का माध्यम। इसमें है ध्वनियात्मकता, यानी कि यह श्रवण का माध्यम, यानी इसे सुनने का माध्यम है, इसलिए भाषा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। संक्षिप्तता, वाक्य छोटे होने चाहिए ताकि वे आसानी से समझ में आ सके और श्रोता को ध्यान भटकाने वाला कोई तत्व न हो, वो अच्छे से सुन सके, समझ सके। फिर है तत्कालिकता। श्रोता को तुरंत स्टेशन बंद करने का विकल्प मिलता है, इसलिए अरुचिकर या भ्रामक सामग्री से बचना चाहिए। आप देखिएगा कई रेडियो में तुरंत से बंद करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, रेडियो स्टेशन चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। फिर है टेलीविज़न दोस्तों, जिसको बोलते हैं टीवी, ठीक है। तो दृश्य श्रव्य प्रभाव, यानी टीवी में दृश्य भी होता है, इसलिए लेखन को दृश्यों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। सरलता और स्पष्टता, दर्शकों के लिए समझना आसान होना चाहिए, जिससे छोटे और प्रभावी वाक्यों का प्रयोग होता है। अब आगे दोस्तों इसका बोला है कि लक्ष्य दर्शकों अपनी समझ और योग्यता के आधार पर संदेशों की व्याख्या करते हैं, ठीक है। अब है इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता इसलिए भी अच्छी है क्योंकि यह गति और व्यापक होते हैं। यह बहुत ही तेज़ी से जो है सूचना को फैलाते हैं और व्यापक दर्शकों तक, यानी बहुत बड़ी मात्रा में दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। फिर है मल्टीमीडिया का प्रयोग। इसमें चित्र, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया तत्वों का भी प्रयोग होता है, जिससे संदेश अधिक प्रभावी बनता है। अभिगम्यता, इंटरनेट पर सूचनाएं आसानी से उपलब्ध होती है, जिससे लेखन का स्वरूप भी जो है अधिक सुलभ होना चाहिए। तो ये सब है दोस्तों हम लोग का जनसंचार माध्यम के लिए लेखन की महत्व को हमने देखा, ठीक है।
तो चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में बोल रहा है कि जन संचार माध्यमों के लिए लेखन केवल शब्दों का प्रयोग भर नहीं है, बल्कि यह समाज को सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और जागरूकता प्रदान करने का सशक्त साधन है। इसका स्वरूप सरल, स्पष्ट, तथ्यपरक और प्रभावशाली होना चाहिए ताकि संदेश सही रूप में आगमन तक पहुंच सके। वास्तव में सशक्त लेखन ही संचार माध्यम जनसंचार माध्यमों की सफलता की नींव है। तो ये था दोस्तों हमारा जनसंचार माध्यम से रिलेटेड हर एक चीज़। इसमें लेखन की क्या भूमिका है, लेखन क्यों जरूरी, ये सब चीज़ हमने देख लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का क्लियर हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर चलेंगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये दिया गया है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, बोला है कि अनुवाद की परिभाषा, महत्व और प्रकार स्पष्ट कीजिए। उत्तर हम लोग समझेंगे, आंसर समझेंगे। तो अनुवाद एक भाषा है, ठीक है। ये भाषा है स्रोत भाषा, ठीक है। इसमें व्यक्त विचार, इसमें बहुत सारा व्यक्त विचार, संदेशों या पाठ को उसके मूल अर्थ, भावना और संदर्भ को बनाए रखते हुए दूसरी भाषा में बदलने की प्रक्रिया है। यह केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं करता, बल्कि एक भाषा से दूसरी भाषा में सांस्कृतिक और भाषाई अनुभवों को स्थानांतरित भी करता है। अनुवाद का मुख्य उद्देश्य मूल पाठकों को संदेश को लक्ष्य भाषा को पाठकों के लिए स्वाभाविक और सहज बनाना, ताकि वे मूल पाठ के अर्थ और उद्देश्य को पूरी तरह समझ सके। चलिए समझते हैं। कहने का मतलब ये है, अनुवाद एक तरह का भाषा है दोस्तों, जो किसी विचार को, संदेश को पाठकों तक उसके मूल अर्थ और भावना को जो है दूसरी भाषा में समझा के बदलने की प्रक्रिया है। यह सिर्फ जो है भाषा को नहीं बदलता, बल्कि जो है किसी सांस्कृतिक और भाषाई का अनुभव को भी बदलता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे कि कोई भी पाठक है वो भाषा को नहीं समझ रहा है, तो उसका अनुवाद करके उसे स्वाभाविक और सहज तरीका से दूसरी भाषा में उसे अनुवाद करके समझाया जा सके। अनुवाद का महत्व अब हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि अनुवाद विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला हो गया सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। अनुवाद के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के साहित्य, विचार और ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे आपसी समझ बढ़ती है। दूसरा हो गया ज्ञान का प्रसार। तो वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक सामग्री का अनुवाद करके जानकारी को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जो ज्ञान के विकास में सहायक होते हैं। तो ये भी इसकी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर है व्यावसायिक विकास। व्यवसायों को अपनी पहुंच बढ़ाने, वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने और विचार देशों में ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए अपनी वेबसाइटों, उत्पादों और विपणन सामग्री का अनुवाद करने की आवश्यकता होती है। और अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देशों और समुदायों के बीच संचार और समझ को बढ़ावा देने के लिए भी अनुवाद जो है एक बहुत बड़ा साधन है, जो शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों को बनाने रखने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि मान लीजिए मोदी जी जाते हैं यहाँ से कोई दूसरे देश, ठीक है, वहाँ की भाषा उन्हें नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को नहीं आती, इसमें नॉर्मल बात है। तो उसके साथ देखिएगा आपको अनुवादक होते हैं, यानी कि एक ट्रांसलेटर होते हैं, जो उन्हें जो है उस भाषा को समझाते हैं, मतलब नॉर्मल भाषा में, ताकि वो समझ सके। तो ये है, ठीक है। आगे इसकी कानूनी और राजनीतिक समझ। कानूनी दस्तावेजों, संधियों और समझौतों का सटीक अनुवाद यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्ष एक ही समझ पर आधारित है और विवादों से बचा जा सके। तो ये था दोस्तों। अब इसके कुछ प्रकार भी है जो हम लोग देखेंगे। तो अनुवाद के विभिन्न आधारों पर इसका वर्गीकृत किया गया। पहला है कि अनुवाद की विधि के आधार पर इसको जो वर्गीकृत किया गया वो है शाब्दिक अनुवाद, यानी इसमें श्रोता भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा में शब्दांश अनुवाद किया जाता है, भले ही इसे लक्ष्य भाषा का प्रवाह थोड़ा कम हो जाए। यह मुख्य रूप से व्याकरणीय संरचनाओं को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी ये जो हो गया दोस्तों, ये शाब्दिक अनुवाद है, यानी शब्द को अनुवाद करके भले इसका लक्ष्य जो है भाषा का प्रवाह थोड़ा कम भी हो जाए, लेकिन उसे जो है व्याकरण के जैसा, व्याकरण संरचनाओं को जैसा बदल के ध्यान रख के किया जाता है। फिर है अधगत, जिसे बोलते हैं गतिशील अनुवाद। यह प्रकार, इस प्रकार के अनुवाद में लक्ष्य भाषा के पाठ में मूल पाठ के अर्थ और उद्देश्य को बनाए रखने में जोर दिया जाता है, भले ही इसके लिए शब्दों या व्याकरण का थोड़ा सा बदलना पड़े, लेकिन ये चीज़
किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे अब हम लोग देखिए उसमें पहला था, अब दूसरा है दोस्तों अनुवाद के माध्यम के आधार पर भी इसे जो है टोटल 2-3 भागों में बांटा गया, 2 भागों में दिख रहा है। अब आगे देखेंगे तो इसमें पहला भाग हो गया कि लिखित अनुवाद। इसमें एक भाषा के लिए लिखे हुए पाठ को दूसरी भाषा में अनुवादित किया जाता है या लेखों, पुस्तकों, दस्तावेजों आदि पर लागू होता है। आगे दोस्तों आंसू अनुवाद जिसको बोलते हैं व्याख्या। ठीक है, व्याख्या यह बोली जाने वाली भाषा का वास्तविक समय पर थोड़े से अंतराल के बाद अनुवाद। यह बैठकों, सम्मेलन और बातचीत के उपयोग में उपयोगी होता है। यानी ये क्या होता है, आप देखिएगा किसी बातचीत में या फिर किसी चीज़ में आप मतलब दूसरा कोई बोला तो उसे अनुवाद करके कुछ देर के अंतराल में बताया जाता है। तो ये हो गया। ठीक है, आंसू अनुवाद यानी वक्ता के बोलने के साथ ही तुरंत अनुवाद किया जाता है, उसे बोलते हैं वासु अनुवाद। ठीक है, आंसू अनुवाद। कार्मिक अनुवाद यानी वक्ता के एक बात कहने या कुछ देर बोलने के बाद अनुवाद किया जाता है, यानी कुछ पूरा वाक्य बोल लिया तब अनुवाद किया जाता है तब। ठीक है, आगे तीसरा इसका अनुवाद के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया जिसमें हो गया तकनीकी अनुवाद। इसमें विज्ञान हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, चिकित्सा हो गया और प्रौद्योगिकी से संबंधित ग्रंथों का अनुवाद शामिल है। फिर है दोस्तों साहित्यिक अनुवाद। इसमें कविता, उपन्यास, नाटक और अन्य साहित्यिक कृतियों का अनुवाद किया जाता है। फिर है कानूनी अनुवाद। इसमें अनुबंधों, कानूनी दस्तावेजों और विविधि पाठकों का सटीक और निष्ठवान अनुवाद होता है। ई कॉमर्स अनुवाद। ई कॉमर्स अनुवाद क्या होता है, इसमें उत्पादों के वितरण, वेबसाइटों और विपणन सामग्री का अनुवाद किया जाता है ताकि विभिन्न बाजारों की उपभोक्ताओं तक इसकी पहुंच हो सके, वैश्विक स्तर पर जो है बाजार किया जा सके। तो ये भी इसकी बहुत बड़ी जो है अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि इस प्रकार अनुवाद एक भाषा को दूसरी भाषा में जोड़ने वाला सेतु है, यानी कि आधार है। यह ज्ञान, संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान में भी सहायक होता है। अनुवाद के बिना शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और व्यापार का विकास संभव नहीं है, इसलिए अनुवाद का महत्व बहुत ही अधिक है दोस्तों। तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर कर लिया जो कि है अनुवाद से रिलेटेड। तो क्वेश्चन अगर पूछे तो आप लिख दीजिएगा। आगे हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बोल रहा प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपने जो है सबसे फर्स्ट ही टॉपिक में पढ़ा था प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में, वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम बताते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला भाषा है। इसमें सटीक तकनीकी शब्दावली होती है। जबकि साहित्यिक हिंदी क्या होता है, भावनात्मक अभिव्यक्ति, सौंदर्य और कलात्मक पर केंद्रित होती है, जैसे कि उपन्यास हो गया, कविताएं हो गई। प्रयोजन मूलक हिंदी के उदाहरणों में वैज्ञानिक रिपोर्ट या कानूनी दस्तावेज शामिल है। जबकि साहित्यिक हिंदी का उदाहरण के लिए प्रेमचंद्र की कहानियाँ हो गई, निराला की कविताएं हो गई। तो ये सब दोनों अंतर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। इसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है किसी विशिष्ट उद्देश्यों या कार्यों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विधि, प्रशासन, बैंकिंग आदि में। आगे दोस्तों इसकी विशेषता देखते हैं। तो इसमें पारिभाषिक और तकनीकी शब्दावली का प्रयोग होता है। भाषा सीधी, स्पष्ट और संक्षिप्त होती है, जिससे भावनात्मक का अभाव होता है। इसका क्षेत्र सीमित है, यानी ये जो है लिमिटेड। ठीक है, इसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता है। उदाहरण देखते हैं हम लोग। तो ये किसी सरकारी कार्यालयों में लिखा जाने वाला पत्र है, प्रशासनिक दस्तावेज, किसी वैज्ञानिक शोध का प्रतिवेदन है। फिर है बैंक या बीमा से संबंधित भाषा है। तो ये था आपका प्रयोजन मूलक हिंदी का छोटा सा इंट्रो, जो आपको अंतर अगर पूछे तो लिख देना है। हो सकता है 5 मार्क्स में पूछा जाता है कई बार अंतर वगैरह। आगे साहित्यिक हिंदी। तो इसका उद्देश्य है साहित्य का सृजन, भावनाओं का अभिव्यक्ति, कलात्मक सौंदर्य और पाठकों का मनोरंजन। इसकी विशेषता देखें तो इसकी विशेषताएं भी है, जिसमें अलंकार होते हैं, मुहावरे होते हैं, भावनात्मक का प्रयोग होता है। भाषा का सौंदर्य परक और कलात्मक पक्ष प्रमुख होता है इसमें। यह व्यापक, विस्तृत और भावनात्मक होती है। तो ये जो है बहुत ही बड़ी, बहुत ही व्यापक और
भावनात्मक होती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो प्रेमचंद्र का उपन्यास हो गया, कहानी हो गई, निराला या पंत की कविताएं हो गई, किसी नाटक या निबंध का लेखन हो गया। तो ये सब चीज़ें इसकी उदाहरण में है, इसका साहित्यिक हिंदी का। इसका मुख्य अंतर देखा जाए तो प्रयोग में है। प्रयोग में क्या अंतर है? तो प्रयोग में अंतर हो गया, प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिए होता है, जबकि साहित्यिक हिंदी का प्रयोग जो है भावनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए होता है, यानी कविताएं वगैरह लिखने के लिए दोस्तों। दूसरा अंतर हो गया शब्दावली का, यानी प्रयोजन मूलक हिंदी में तकनीकी और पारिभाषिक शब्द होते हैं, वही साहित्यिक हिंदी में भावना प्रधान वाली शब्दावली का प्रयोग होता है। तो ये दोनों अंतर हो गया शब्दावली में। फिर शैली में भी अंतर होता है लिखने यानी कि लेखन शैली में, जिसमें प्रयोजन मूलक हिंदी में औपचारिकता, स्पष्टता और संक्षिप्तता होती है, जबकि साहित्यिक हिंदी में क्या होता है? सौंदर्य होता है, भाव होता है और विस्तार अधिक होता है। तो ये मुख्य अंतर था हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में दोस्तों। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो बोल रहा है प्रयोजन मूलक हिंदी कामकाज और रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए है, जबकि साहित्यिक हिंदी भावनाएं, कला, सौंदर्य को दिखाने के लिए होती है। दोनों मिलकर भाषा को पूरा और उपयोगी बनाते हैं। तो ये है दोस्तों हम लोग का प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में अंतर स्पष्ट करने अगर आए तो आप लिख दीजिएगा। तो यही हम लोग का बस इतना ही क्वेश्चन था। टोटल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा, जो आपके मेजर 14 हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो आपको एक छोटा सा लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपका तैयारी हर एक सेमेस्टर में अच्छे किए जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।